मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं क्लास 10th के एनसीईआरटी नोट्स की चैप्टर वाइज एंड टॉपिक्स वाइज सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं आपको केवल रेस्पिरेशन के बारे में समझाऊंगा। चलिए तो देखिए, आपको क्या करना है, कॉपी में अपने ये नोट्स बनाने हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी ये नोट्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस देखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसे बेसिक फंक्शन जो किसी जीव को अपना जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे देखिए, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कौन सा देखते हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट में केवल रेस्पिरेशन देखेंगे। तो देखते हैं, आइए चलते हैं डिटेल में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड मटेरियल्स मींस ग्लूकोज दैट आर स्टोर्ड इन दी बॉडी सेल्स। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी फूड मटेरियल है, जनरली हम उसको ग्लूकोज के रूप में बोलते हैं। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना और उससे जो एनर्जी निकलती है वो हमारी सेल्स में स्टोर हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। अब देखिए जरा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा कौन सा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इट ऑकर्स ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल carbon dioxide, water and energy as 38 ATP means adenosine triphosphate molecules are produced, product of aerobic respiration। मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी, आपको याद रखना है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। जो एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है। First of all, glucose molecule converted into pyruvic acid or pyruvate in the cytoplasm of the cell. Then in the process of oxygen, this pyruvate enters in the mitochondria and produces CO2, water and energy as 38 ATP molecules. मतलब होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्टेड हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, इंटर करेगा और वहां पर पायरुवेट टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, CO2, वाटर एंड एनर्जी में। और एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। देखिए, पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट का साइटोप्लाज्म के अंदर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। The formation of CO2, H2 and energy from pyruvate in the mitochondria is carried out by Krebs cycle। ये भी ध्यान रखिए आप। देखिए, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस है, लेकिन जब पायरुवेट टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा इसका, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इसको 2 नेम से और बोला जाता है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं या TCA साइकिल भी बोलते हैं। आप देख लीजिए जरा ये प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। पायरुवेट से
CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं बेटा। Aerobic respiration generally occurred in the higher plants and animals, multicellular and eukaryotic plants and animals। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स यानी डेवलप्ड एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। और डेवलप्ड एनिमल्स कौन होते हैं? जो मल्टी सेलुलर होते हैं और जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है। अब चलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। इसको देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा और एनर्जी जनरेट होगी जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्कोहल एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एनर्जी इज रिलीज्ड एज 2 ATP मॉलिक्यूल। देखिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा तो एल्कोहल बनेगा इसमें और CO2 बनती है, साथ ही इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो 2 ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज है यहाँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में ये रेस्पिरेशन हो रहा है, इससे अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स बने हैं और एनर्जी जो रिलीज हुई है वो भी 2 ATP के फॉर्म में हुई है। इट ऑकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है। कह सकते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। This respiration is also performed by the conversion of glucose into pyruvate or pyruvic acid. In absence of oxygen, pyruvate does not enter in mitochondria and it produces alcohol, water and energy in the cytoplasm only. देखो बेटा, इसमें भी वही होगा जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा था। पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होगा और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन बिकॉज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए पायरुवेट का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और साइटोप्लाज्म में ही फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? एल्कोहल, वाटर एंड एनर्जी बनाएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। नोट पॉइंट देखते हैं। इफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन then pyruvate forms lactic acid and produces energy as 2 ATP molecule। मतलब यदि बेटा रेस्पिरेशन जो हो रहा है, यदि वो हमारी मसल्स में हो रहा है, हमारी मसल सेल के अंदर होता है, तो वहां पर पायरुवेट एसिड से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2 ATP के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्ड इन लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत ही जो ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स या प्लांट नहीं उन्हीं में होता है, जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। पायरुवेट एंड लैक्टिक एसिड कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। जो पायरुवेट और लैक्टिक एसिड होते हैं इनमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए जरा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी को ऊर्जा करेंसी या एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2880 मीन्स 2880 किलोजूल अप्रोक्सीमेट 2900 किलोजूल ऑफ एनर्जी। मतलब ग्लूकोज के 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो इससे जो एनर्जी किलोजूल में प्रोड्यूस होगी वो कितनी होती है? 2880 किलोजूल। और हम लोग राउंड फिगर में बोल सकते हैं 2900 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा। थ्रू स्टोमेटा प्लांट्स एक्सचेंज द गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। किसके थ्रू? क्योंकि उनके लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। इसके थ्रू ही क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। प्लांट्स इनटेक CO2 एंड फॉर्म्स ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस इन डे presence of light and release O2, while at night they intake O2 for the breakdown of the glucose which is synthesized in day by respiration and produce CO2. Therefore we should not stay or sleep near the trees at night। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, क्या होता है? प्लांट्स इनटेक CO2, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस कब होती है? दिन में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है।
और इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जबकि नाइट में प्रोसेस उल्टी होती है, और नाइट में क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसलिए कहा जाता है कि हमें रात के समय पेड़ों के पास, ट्रीज के नीचे, वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए या रुकना चाहिए, क्योंकि वो भी CO2 रिलीज करेंगे, हम भी CO2 रिलीज करेंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते। अब बेटा देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके जो मेन ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है वो किन ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो देखिए, नॉस्ट्रिल्स, या हम इसको नासल कैविटी भी बोल सकते हैं, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक एंड डायफ्राम। चलिए अब हम एक एक का थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे नंबर 1, नॉस्ट्रिल्स। Human have exterior nostrils which passes the air into the lungs through nasal cavity. We inhale air through our nose, which is the first step in the process of respiration. The hairs present in our nostrils filter the air from environment. मतलब सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो फेस होता है उस पे नॉस्ट्रिल्स बाहर की तरफ एक पार्ट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एयर के लिए एक रास्ता देते हैं, एक ट्रैक प्रदान करते हैं, कहाँ तक, लंग्स तक। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं नोज के थ्रू, और उसको कहाँ करते हैं, आगे हम अपनी बॉडी में इंटर कराते हैं। हमारे नॉस्ट्रल्स में या नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, माउथ। देखिए, बिलो द नासल कैविटी माउथ इज सिचुएटेड। जो नासल कैविटी होती है उसके नीचे क्या होता है, माउथ होता है। बिंड पाइप और ट्रैकियल ट्यूब इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू माउथ। जो बिंड पाइप होता है जिससे एयर लंग्स तक जाती है वो हमारे माउथ से भी कनेक्टेड होता है। इट कैन ऑल्सो अलाउ द एयर इन टू द इनर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब हम माउथ के थ्रू भी ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं, लेकिन ये हमें माउथ के थ्रू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल सीधे चले जाएंगे हमारे लंग्स में। थर्ड है फेरिंग्स। द नासल चेम्बर्स ओपन अप इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस कॉल्ड फेरिंग्स। जो नासल चेम्बर है वो एक चौड़े होल के रूप में खुलता है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। मतलब एक ये कॉमन ट्रैक प्रदान करता है, या ये कॉमन रास्ता है जिसके थ्रू एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। लेकिन ये एक काम और करता है, ये फूड पार्टिकल को रोक देता है, मतलब प्रिवेंट करता है। जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो उस समय ये क्लोज कर देगा कि फूड पार्टिकल अंदर ना जाए, विंड पाइप को सुरक्षा प्रदान करता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड थ्रोट। और जनरली फेरिंग्स को ही हम ऊपर से क्या बोलते हैं कि ये गला है। लैरिंग्स, फोर्थ पार्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। देखिए, लैरिंग्स को हम कंठिका भी बोलते हैं, या आवाज़ करने वाला बॉक्स, क्योंकि इसी से हमारी जो आवाज़ निकलती है, वॉइस निकलती है, वो इसी से निकलती है, तो इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इज फाउंड जस्ट बिलो द फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स के नीचे सिचुएट होता है। अवर वॉइस कम्स फ्रॉम लैरिंग्स। हम जो आवाज़ बोलते हैं वो लैरिंग्स से ही निकलती है। एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस अक्रॉस द टिश्यूज इन द लैरिंग्स एंड प्रोड्यूस साउंड। क्या होता है बेटा, जब लंग्स से जो एयर अंदर से जब बाहर की तरफ निकलती है तो वो हमारे लैरिंग्स की जो टिश्यूज हैं उनकी बॉल पे टकराती है, और उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ पार्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रैकिया। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स डाउन टू द लंग्स वेयर इट डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है जो लंग्स तक जाती है, ठीक है, और लंग्स में जाने से पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और वो जो 2 ट्यूब में डिवाइड होगी, एक लेफ्ट तरफ चली जाएगी, एक लेफ्ट लंग की तरफ, दूसरा राइट लंग की तरफ चली जाएगी, और इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, किसको, ट्रैकिया को। चलिए नेक्स्ट, ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द 2 मेन ब्रोंकाई ट्यूब्स, 1 फॉर ईच लंग। जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रैकिया ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 ट्यूब्स में, उन्हीं को बोलते हैं ब्रोंकाई। और आगे जब ब्रोंकाई और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी सी ट्यूब में, तो उन्हीं को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर देखिए, एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई। These are the tiny air sacs attached at the ends of bronchioles where the exchange of O2 and CO2 takes place. मतलब जहाँ पर ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी सी ट्यूब समाप्त होती हैं, उन्हीं के लास्ट छोर या एंड्स पर
अंगूर के दाने जैसे, अंगूर के दाने तो हालांकि बड़े होते, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, छोटे छोटे से साइड्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और एक्चुअली इन्हीं एल्वियोलर सैक में ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट देखिए, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक आर दी पार्ट्स ऑफ अ लंग। मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक एक लंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं लंग इन तीनों पार्टों से मिलकर ही बनता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा डायफ्राम, मसल्स दैट हेल्प्स योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इट आउट। मतलब डायफ्राम के द्वारा ही, डायफ्राम में जो मसल्स होती हैं वही हेल्प करती हैं लंग्स को फुलाने में और लंग को सिकोड़ने में, मीन्स रिलैक्सेशन कराने में और कॉन्ट्रैक्टाइल कराने में। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, गैसियस एक्सचेंज इज कैरिड आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन सब जानते हैं एक प्रोटीन है। एक्वाटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो जल में रहने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए एक और टॉपिक है ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय दी लंग्स। मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इसको ही हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, जो लंग्स में होता है। चलिए बेटा, तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और यदि बार बार ये आप वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।